Hello and welcome to Clarity for UPSC. I am Dr. Shivan. Economy is one of the most misunderstood subjects in the prelims, and this session is about the strategy we need to follow for prelims 2025. Now, why should you trust this strategy? मैं यहाँ पर कोई भी अपनी whims और fancies के हिसाब से बात नहीं करने वाला. Whatever we are going to see here is going to be heavily evidence based. आज के इस वीडियो में this is the first video of my free initiative for prelims called STEP. If you want to know what STEP is, check out the first video in the description. STEP is basically a free initiative where we're going to do target tracking, have active recall, solve all PYQs together and have a targeted exam plan. Now, आज हम STEP का पहला सेशन कर रहे हैं and economy is starting with this initiative. And this video is also for anyone else who is not a part of STEP. This is just a general strategy video on how to study economy for prelims 2025. अब बिफोर वी स्टार्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस. सबसे पहले ये बात समझेंगे कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने की क्या मेथोडोलॉजी होनी चाहिए. देन वी विल सी व्हाट द वेटेज ऑफ इकोनॉमी हैज बीन. अब इसी वेटेज से वी विल सी ट्रेंड्स, द सिलेबस, द रोल ऑफ इकोनॉमिक सर्वे, बजट, करंट अफेयर्स एंड वी विल सी विद एविडेंस. मैंने पिछले 5 साल के सारे क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, 70 क्वेश्चंस जो इकोनॉमी के पिछले 5 साल में आए हैं, सबकी सोर्स ट्रेसिंग की है इन डिटेल. एंड आई कैन टेल यू कौन से सब्जेक्ट से, कौन से चैप्टर से कितने परसेंटेज के क्वेश्चंस आते हैं. हम बिल्कुल डिटेल में देखने वाले हैं और उसी एविडेंस के बेसिस पे हम अपनी स्ट्रैटेजी को प्लान करेंगे. वी विल नॉट गो ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ whims एंड फैंसीज. वी विल हैव अ प्रॉपर एविडेंस बेस्ड अप्रोच. नाउ सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं मेथोडोलॉजी फॉर रीडिंग एनी सब्जेक्ट फॉर यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स. देखो, सबसे पहले ये बात समझना, हम जब भी किसी सब्जेक्ट को पढ़ने जाते हैं वी आर ऑलवेज प्लानिंग प्रोस्पेक्टिवली. हम हमेशा प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग करते हैं. जब हम प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग करते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि यार मैं आज से इकोनॉमी पढ़ना शुरू करूंगा, मैं ये नोट्स पढ़ूंगा, मैं कंसेप्चुअली रीड करूंगा, मैं शायद थोड़ी एमसीक्यू की प्रैक्टिस करूंगा एक्सेट्रा. आई वॉन्ट दैट योर प्लानिंग शुड बी रेट्रोस्पेक्टिव. क्या मतलब है इस बात का, मैं आपको बताता हूँ. और आप अगर आपने आज से पहले प्रीलिम्स दिया है तो आप इस बात को अग्री भी करोगे 100%. रेट्रोस्पेक्टिव प्लानिंग का क्या लॉजिक है? रेट्रोस्पेक्टिव प्लानिंग का लॉजिक ये है कि आप सोचो आज टुडे इज वेडनेसडे. आप सोचो कि आफ्टर 2 वीक्स, मतलब नेक्स्ट संडे को, आफ्टर 11 डेज नेक्स्ट संडे को हमारा प्रीलिम्स है. तो आज आपको क्या चाहिए? मान लो आप पहुंच गए हो ऑन लेट्स से 14th मई, 13th या 14th मई की डेट है. 11-12 दिन में आपका प्रीलिम्स है. और अब बताओ आपको क्या चाहिए अपने हाथ में ताकि आप कॉन्फिडेंट फील करो. ये तो आप मानोगे कि अगर लास्ट के 1 वीक में, लास्ट के 2 वीक्स में प्रीलिम्स में हम कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू डू अ ग्रेट जॉब. लास्ट में इतना हैपहैज़र्ड हो जाता है, कोई कॉन्फिडेंस नहीं रहता, कहीं से भी कुछ भी पढ़ के पेपर देते हैं, तब हमें प्रॉब्लम आती है, राइट? तो अब सोचो हमें क्या चाहिए. अगर मैं आपको कहूँ कि इस लास्ट टाइम पे, आज वेंसडे है और नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे 11 दिन में प्रीलिम्स है, और आज आपके पास एक क्विक रिविजन नोट्स का सेट है, जो एक शॉर्ट नोट्स हैं जो एक दिन में पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर सकते हैं. एंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर इकोनॉमी, फॉर एनी सब्जेक्ट. आपके पास लेट्स से 300 पेज के हैंड रिटन नोट्स हैं जो आपने खुद बना रखे हैं, ठीक है, क्विक रिविजन नोट्स हैं. इन क्विक रिविजन नोट्स में सारे करंट अफेयर्स कवर्ड है, सारे पीवाईक्यूज कवर्ड हैं, इकोनॉमिक सर्वे और बजट कवर्ड है. अगर आपको ये मिल जाए तो आप एक दिन में इजीली पूरा इकोनॉमी रिवाइज कर लोगे. और अगर आपको हर सब्जेक्ट के लिए मिल जाए तो आप 7 डेज में सब कुछ रिवाइज कर लोगे, है ना? If this is the idea, then we should focus on this sort of study approach. कि हमें यहाँ पहुँचना है, हमारे पास ये क्विक रिविजन नोट्स होने चाहिए, हमें ये बनाने हैं अल्टीमेटली, और अल्टीमेटली हम यही रिवाइज करके जाएंगे. अगर हम यही रिवाइज करके जाएंगे, यही पढ़ के जाएंगे, then we should focus on making this from day one. इसी टाइप के नोट्स बनाने की फोकस करनी चाहिए जो हमें एंड में चाहिए होंगे. दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, नो हाउ टू सेट लिमिट्स. लिमिट से मेरा क्या मतलब है? देखो, करंट अफेयर्स की तो कोई लिमिट नहीं है ना? आपको भी पता है, मुझे भी पता है. आप चाहे 3 एग्जाम्स की मैगजीन, 3 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की मैगजीन पढ़ लो, चाहे सारथी की पढ़ लो, विजन की पढ़ लो, फोरम आईएएस की पढ़ लो, तब भी कोई लिमिट नहीं है. उसके अलावा भी बहुत और करंट अफेयर्स बच जाएंगे. देयर इज नो मैगजीन दैट कैन क्लेम कि हम सब कुछ कवर कर रहे हैं. अगर कोई ऐसा क्लेम कर रहा है तो झूठ बोल रहा है, इट्स नॉट पॉसिबल, है ना? और कॉन्सेप्ट्स की भी कोई लिमिट नहीं है. लास्ट ईयर यूपीएससी ने बीटा पूछ लिया इकोनॉमी में. व्हाट इज बीटा? म्यूचुअल फंड के एनालिसिस में और स्टॉक की वॉलेटिलिटी के एनालिसिस में यूज होता है. इससे पहले किसी के नोट्स में नहीं था और अब सबके नोट्स में, और मैं भी अपने नोट्स में पढ़ा रहा हूँ. तो देयर इज नो लिमिट टू द कंटेंट, है ना? तो हमें
इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें अपनी लिमिट डिफाइन करनी पड़ेगी। यार मैं ना ये सारी चीज़ें पढ़ के जाऊंगा, अगर इसके बाहर से पेपर आ गया, इसके बाहर से अगर पेपर आ गया तो ठीक है, अगर इसके बाहर के पेपर आ गया तो ठीक है, मैं नहीं करूंगा वो क्वेश्चन सॉल्व, बिकॉज आई कैन नॉट study everything. I also have a limited capacity. So I will define a set of things that I'm going to study, and these I'm going to study very well. आप ये भी इस बात से एग्री करोगे, बहुत लोग जो इससे पहले प्रीलिम्स दे चुके हैं, कमेंट्स में लिख के मुझे बताना. If I define this area of my study that this is my core area and this is my periphery, right? That these are my core subjects, these are the core things I have to read. For example, let's say लक्ष्मीकांत को मैं पॉलिटी में कहता हूँ कोर एरिया, और पॉलिटी की एनसीईआरटी को मैं कह देता हूँ पेरिफेरी, मैं ये बात बोल देता हूँ. तो आप ये भी जानोगे कि जब लास्ट के कुछ मंथ्स आते हैं, हमारा सारा फोकस इन एरियाज पे हो जाता है. वी स्टार्ट फोकसिंग ऑन दीज एरियाज. इसको हम इग्नोर कर देते हैं, कोर एरिया को हम इग्नोर कर देते हैं. प्रीलिम्स में फिर इन्हीं कोर एरिया से क्वेश्चन गलत करते हैं और फिर हम प्रीलिम्स से बाहर हो जाते हैं. अल्टीमेटली इफ यू वांट टू क्लियर प्रीलिम्स, देयर इज जस्ट वन रूल. लास्टली देयर इज वन रूल, वन अल्टीमेट रूल इज देयर: डोंट गेट एन ईजी क्वेश्चन रॉन्ग. ईजी क्वेश्चन गलत मत करो. ईजी का मतलब है विच इज पार्ट ऑफ दोज बुक्स दैट एवरीबडी नोज दैट यू हैव टू रीड, जो आपको सबको पता है आपको पढ़नी है. डोंट गेट आउट ऑफ दोज बुक्स. उन क्वेश्चंस में कुछ गलती मत करो जो लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, एंशियंट मिडिवल की एनसीईआरटी, इनसे अगर कोई क्वेश्चन आया है तो उनको गलत मत करो, आप फेल नहीं होंगे. ठीक है. नाउ लिमिट्स डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, तभी तो ये कोर और पेरिफेरी बनेगी, नहीं तो कोई लिमिट ही नहीं है. आप 5 किताबें पढ़ लो इकोनॉमिक्स के लिए. अब ये लिमिट्स डिफाइन करने के लिए ही हमारे पास क्या होना चाहिए, अपने हिसाब से नहीं करेंगे. आई विल नॉट सेट द लिमिट्स, यार ये बुक मेरी लिमिट है. हम फॉलो करेंगे एविडेंस. हमारे पास एविडेंस होना चाहिए ऑफ एटलीस्ट 5 years. हम एनालिसिस करके वी विल सेट द लिमिट्स. इस पे आते हैं. पहले एक बार सिलेबस रीड कर लेते हैं. ये एक्चुअल सिलेबस है प्रीलिम्स का. स्क्रीनशॉट इज फ्रॉम द पीडीएफ. इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स. अब देखो, पॉवर्टी पे क्वेश्चन नहीं आया 5 साल से, बट लिखा हुआ है यूपीएससी ने खुद सिलेबस में, तो पॉवर्टी हमें पढ़ना है. डेमोग्राफिक्स, ह्यूमन ज्योग्राफी हम इग्नोर करके जाते हैं ना, तो या तो ह्यूमन ज्योग्राफी में या इकोनॉमी में ये जो पॉपुलेशन स्टडीज होती हैं ये हमें पढ़नी है. फिर जब इससे क्वेश्चन आता है तो हम शॉक होते हैं, ये कैसे आ गया, ह्यूमन ज्योग्राफी तो क्वेश्चन नहीं आता है ना. तो रीड दिस अगेन: इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स. अब वेटेज देखते हैं इकोनॉमी क्या रही है. दिस इज व्हाट इकोनॉमी हैज जनरली एट द वेटेज ऑफ 28 मार्क्स इन 24 मतलब 14 क्वेश्चंस. यहाँ पर 13 क्वेश्चंस, यहाँ पर 14 क्वेश्चंस, यहाँ पर 15 क्वेश्चंस, यहाँ पर फिर 14 क्वेश्चंस. मतलब एवरेज अगर मैं देखूँ तो 14 क्वेश्चंस हैं. एंड ये टोटल अगर मैं देखूँ तो 5 साल में 70 क्वेश्चंस आए हैं. एंड आई हैव एनालाइज्ड ऑल ऑफ दीज 70 फॉर यू. मैंने सारे 70 एनालाइज करके इनसे जितना एविडेंस निकाला जा सकता था वो निकाल लिया है. इसकी बात कर लेते हैं. पहले हम अग्री करते हैं कि अगर 14 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट सब्जेक्ट्स. ठीक है, 14 क्वेश्चंस, दीज मेनी मार्क्स. आप देखो ये काफी बड़ा सब्जेक्ट है. एंड दिस इज वन सब्जेक्ट जिसमें देयर इज लाइक्लीहुड ऑफ स्कोरिंग गुड मार्क्स. अगर मैं बोलूं कि एनवायरनमेंट से हर साल 30 नंबर का क्वेश्चन आता है, 30 नंबर का पेपर आता है, इवन विद द बेस्ट ऑफ स्टडीज यू कैन होप टू गेट अबाउट 15 to 16. बट अगर इकोनॉमी से 30 मार्क्स आ रहे हैं, यू कैन गेट इवन 24-25 हियर, ऑफ कोर्स इफ यू आर अ गुड स्टूडेंट, राइट. तो सॉल्वेबल भी है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. पहली बात तो हमें ये पता करना है. सेकेंड, ये हैं अब एक्चुअल ट्रेंड. सारे चैप्टर्स को मैप करके, क्वेश्चंस को मैप करके मैंने ये चार्ट बनाया और देखा कि कौन कौन से सेक्टर से एक्चुअली क्वेश्चन आता है. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स. किसी ऑर्डर में नहीं है, कहीं से भी पढ़ सकते हैं इस चार्ट को. 20% क्वेश्चन, मतलब काफी मेजर, 14 क्वेश्चन है. बजट, दिस इज नॉट मियरली फ्रॉम दैट ईयर्स बजट. दैट डज नॉट मीन उस साल के बजट से 5.7% क्वेश्चन आए हैं. बजटिंग प्रोसेस भी इसमें इंक्लूडेड है. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज कैपिटल अकाउंट, व्हाट इज रेवेन्यू अकाउंट, what are the policy statements that are laid out with the budget, what is the FRBM Act. ठीक है. then capital market, इसकी वेटेज बढ़ रही है. यू नो लास्ट ईयर भी इस पे काफी क्वेश्चंस थे. what is for example an exchange traded fund, what is alpha, what is beta, what is negotiated dealing system, order matching, etc etc.
मनी एंड बैंकिंग। अब ये देखो, हमारा इकोनॉमी पढ़ने का तरीका अभी तक क्या रहा है कि मनी एंड बैंकिंग पढ़ते जाओ, इन्फ्लेशन, मनी एंड बैंकिंग, दिस इज ऑल वी रीड, है ना। अग्री करोगे आप मेरे साथ, क्योंकि मैं भी इस स्टेज से निकल चुका हूँ, तो आई एम होपिंग दैट यू आर ऑल्सो इन द सेम बोट जैसे मैं था। सारा फोकस इन्फ्लेशन, मनी और बैंकिंग पे है। इन्फ्लेशन, मनी और बैंकिंग मिला के द क्वेश्चंस दैट आर कमिंग, दे आर नियरली 27.2%। ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इट इज नॉट द ओनली थिंग। सारा टाइम इस पे नहीं फोकस करना है हमें। देन लेट्स लुक एट दिस, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट 4.3%। ये टॉपिक हम पढ़ते ही नहीं डिटेल में। अगर मैं आपसे अभी पूछ लूं हाउ इज अनएम्प्लॉयमेंट मेजर्ड इन इंडिया, तो शायद आप बता ही ना पाओ, राइट, कि कैसे एक्चुअल मेजरमेंट होती है। तो इस टॉपिक, ये टॉपिक भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना इन्फ्लेशन है, तो इसको भी डिटेल में पढ़ना है। पॉवर्टी पे क्वेश्चंस नहीं आए हैं, पॉवर्टी लिखा हुआ है सिलेबस में, दैट मीन्स पॉवर्टी पढ़ना है, बट ठीक है, उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा यार ये तो 1% की फिगर है, बहुत कम है ना, बट माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स अगर मैं मिला लूँ, दिस कम्स क्लोज टू अगेन 4.4%, 4.3%। तो दिस माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो एज इंपॉर्टेंट एज इन्फ्लेशन, ठीक है। एंड माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ग्राफ कैसे बनाते हैं, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, इंडिफरेंस कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई मॉडल, मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, इनसे क्वेश्चंस आते हैं। हमें बस, क्योंकि हम ये टॉपिक्स पढ़ते नहीं, हमें पता नहीं चलता कि इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा ये कहाँ से पढ़ना है इन दिस वीडियो ओनली। नाउ नेक्स्ट देखते हैं सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी से मेरा क्या मतलब है, थिंग्स लाइक एग्रीकल्चर, सर्विसेज, इंडस्ट्री। इससे 18.6% क्वेश्चन है, तो ये भी काफी मेजर है। और मैंने जो नोटिस किया, मोस्ट ऑफ दीज क्वेश्चंस आर करंट अफेयर्स राइट। तो अब सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी जो है, ये करंट अफेयर्स में ज्यादा इस पर फोकस करना चाहिए। पहले तो ये क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। ये मैं क्यों कर रहा हूँ सारी डिस्कशन, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी लिमिट सेट कर सकूँ। नेक्स्ट देखते हैं करंट अफेयर्स कितना इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी में। हम बहुत ज्यादा फोकस करते हैं करंट अफेयर्स पे, ठीक है। आउट ऑफ द 70 क्वेश्चंस दैट आई एनालाइज्ड, 48 क्वेश्चंस वर डायरेक्टली फ्रॉम स्टैटिक। एज इट इज स्टैटिक के क्वेश्चंस थे 68.6%, मतलब 48 आउट ऑफ 70 डायरेक्ट स्टैटिक से थे। स्टैटिक मतलब कॉन्सेप्ट्स, इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट। तो वी नीड टू फोकस ऑन दीज फर्स्ट। सबसे पहले हमें ये आना चाहिए, रैंडम गवर्नमेंट स्कीम्स के पीछे मत भागो, रैंडम करंट अफेयर्स के पीछे मत भागो, कॉन्सेप्ट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन जो करंट अफेयर्स की वेटेज बढ़ गई, ये जो बची हुई वेटेज है, 22 क्वेश्चन बचे हैं जो करंट अफेयर से आए हैं, उन 22 में से 10 आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू दैट ईयर्स बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, एंड 12 आर एट्रीब्यूटेबल टू दैट ईयर्स करंट अफेयर्स। इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टैटिक है। उसके बाद ऑल्दो बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे से एक दो क्वेश्चन कम है, बट ये फाइनाइट चीज है, दिस इज फाइनाइट, दिस विल फिनिश। पता तो है ना, डॉक्यूमेंट कहीं खत्म तो होगा बजट और इकोनॉमिक सर्वे का। करंट अफेयर्स इज नेवर एंडिंग, कोई लिमिट ही नहीं है। वेटेज कुछ बहुत ज्यादा नहीं है करंट अफेयर्स की, 12 आउट ऑफ 70 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। 17% इज अ बिग वेटेज, बट नॉट एज मच एज दिस। अब जब मुझे ये डेटा पता है, अब मैं अपनी लिमिट्स प्रॉपर्ली सेट करूंगा, और मुझे बजट इकोनॉमिक सर्वे अच्छे से करना है। कब आएगा बजट और इकोनॉमिक सर्वे, 1 फेब, 1 फेब को आएगा। नॉर्मल ईयर है, इलेक्शन ईयर नहीं है। लास्ट ईयर बजट इकोनॉमिक सर्वे से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं थे। क्यों नहीं थे, बिकॉज 2024 का जो प्रीलिम्स था वो कब हुआ, वो हुआ मई में, राइट। एंड देयर वाज अ जनरल इलेक्शन दैट ईयर, आई थिंक इट वाज पोस्टपोन टू जून, सो हुआ जून में। एंड देयर वाज अ जनरल इलेक्शन दैट ईयर। सिंस देयर वाज अ जनरल इलेक्शन दैट ईयर, द इकोनॉमिक सर्वे वाज लेट। सिंस द इकोनॉमिक सर्वे वाज लेट, इट केम आफ्टर द प्रीलिम्स, तो उसमें कोई क्वेश्चंस नहीं आए, राइट। नाउ सॉरी, नाउ गोइंग फॉरवर्ड, अब मेरे को ये स्टैट्स भी पता है और मुझे ये स्टैट्स भी पता है। नाउ आई विल ट्राई एंड सेट माय लिमिट्स। उससे पहले एक काम करते हैं, थोड़ा देख लेते हैं कि और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन देखो, मनी मल्टीप्लायर क्वेश्चन पूछा 2019 में। रीड दी ऑप्शंस, पॉज करके ऑप्शंस पढ़ना। क्या ऑप्शंस हैं, सीआरआर, बैंकिंग हैबिट, एसएलआर और पॉपुलेशन। 2021 में सेम क्वेश्चन, मनी मल्टीप्लायर, सीआरआर, एसएलआर, बैंकिंग हैबिट, पॉपुलेशन। इवन दी ऑप्शंस वर नॉट चेंज्ड,
और एक क्वेश्चन से बहुत डिफरेंस होता है प्रीलिम्स में। ये देखो 2019 में बैंक बोर्ड ब्यूरो, 2022 में बैंक बोर्ड ब्यूरो। तो PYQs भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे बहुत और एग्जांपल्स हैं। दिस इज जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट, ऐसे देयर आर मेनी मेनी एग्जांपल्स लाइक दिस। ठीक है, आगे चलते हैं। इकोनॉमिक सर्वे बजट का रोल देखते हैं। ये लाइन पढ़ना है यहाँ से। The central banks across economies led by the Federal Reserve responded by synchronized policy rates hikes to curb inflation. और ये क्वेश्चन देखना प्रीलिम्स 2023 का। 2023 was that prelims where cutoff was 75, one of the toughest prelims ever. ये देखो, post pandemic recent past, central banks worldwide had carried out interest rate hikes. Assume that they have ability to counteract the rising consumer prices via monetary policy means. Direct question is from economic survey. अगर आपने economic survey पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर लोगे। ये क्वेश्चन बहुत लोगों को टफ लगा था कि कोबाल्ट कहाँ से पूछ लिया भाई, कि वर्ल्ड में कहाँ पे कोबाल्ट प्रेजेंट है। लेट्स लुक एट दिस। ये उस साल का ही इकोनॉमिक सर्वे है, कोबाल्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यही आंसर है। ठीक है, इंडिया का शेयर इन ग्लोबल एक्सपोर्ट्स, ये पूछा प्रीलिम्स 2023 में, अगेन दैट ईयर्स इकोनॉमिक सर्वे। एंड ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं। ये प्रीलिम्स 2021 का एग्जाम्पल है। ये क्वेश्चन बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है कि बॉन्ड यील्ड्स पे यूएस फेडरल रिजर्व से कैसे इंपैक्ट पड़ सकता है। अब अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो आप ये क्वेश्चन खुद भी कर सकते हो, बट अगर मान लो कभी डाउट है तो हियर यू कैन सी यूएस ट्रेजरी यील्ड्स एंड इम्पैक्ट ऑन बॉन्ड प्राइसेस। नाउ रोल ऑफ इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट इन टर्म्स ऑफ इवन कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। ये देखोगे तो ये बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये मनी सप्लाई का क्वेश्चन है। इफ यू नो मनी सप्लाई इज इक्वल टू M into M0, तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। बट इवन इफ यू डोंट, राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट्स, ये उस साल का इकोनॉमिक सर्वे है। प्रिंटिंग मोर मनी कैन रिजल्ट इन लॉस ऑफ परचेजिंग पावर एंड इन्फ्लेशन, यही क्वेश्चन था, राइट। तो इकोनॉमिक सर्वे बजट से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की भी हिंट्स मिलती है। मैं इसको काउंट नहीं कर रहा हूँ इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन की तरह। वी ऑल्सो गेट हिंट्स ऑफ व्हाट क्वेश्चंस आर टू कम। तो इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट पढ़ना फ्रॉम द डेटा दैट वी हैव इज इंपॉर्टेंट। तो अब करंट अफेयर्स और स्टैटिक के लिए अपनी लिमिट सेट करते हैं। व्हाट लिमिट्स डू आई रिकमेंड, मैं क्या लिमिट्स आपको रिकमेंड करता हूँ। अगर मैं आपकी जगह होता तो क्या लिमिट सेट करता। देखो, सबसे पहले आई वुड इंश्योर दैट आई वुड हैव फुल कंसेप्चुअल क्लैरिटी। तो कॉन्सेप्ट तो मुझे आने ही चाहिए, ये तो फैक्ट ही है। करंट अफेयर्स के लिए अब आज ही लिमिट डिसाइड कर लो और इसके बियॉन्ड नहीं जाना। जो मैं अब ये लिमिट्स लिखेंगे इन्हीं को ढंग से फॉलो करेंगे, वी विल नॉट गो बियॉन्ड इट। ठीक है, नाउ व्हाट लिमिट्स डू आई हैव टू सेट हियर। आई विल से इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, ये तो मुझे अच्छे से करना ही है, राइट। जब ये आ जाए इसके बाद, ऑफ कोर्स पहले दिन से तो नहीं हो सकता, दिस आई हैव टू डू प्रॉपर्ली। इसके अलावा लेट से मैं किसी एक कोचिंग की, एनी वन कोचिंग ऑफ योर चॉइस, जो आपको अच्छी लगे, स्टेप में भी हम ये फॉलो करेंगे। वी विल फॉलो द माइंड मैप्स एंड गिव यू ऑल द माइंड मैप्स ऑफ करंट अफेयर्स। पहले भी ये बात हो चुकी है, दिस विल अवेलेबल, माइंड मैप्स विल आल्सो बी अवेलेबल फॉर फ्री। या आप किसी और कोचिंग, आपको विजन का फॉलो करना है, फोरम का फॉलो करना है, नेक्स्ट आईएएस का फॉलो करना है, हुएवर यू थिंक इज बेस्ट। जो किसी के अगेंस्ट कुछ नहीं कहूंगा, जिसका जो आपको लगे आप खुद रिव्यू कर सकते हो। जो आपको बेस्ट लगे उस कोचिंग का, किसी एक कोचिंग का आप करंट अफेयर्स कंपाइलेशन फॉलो कर लो। जैसे विजन का PT 365 आता है, आपको वो फॉलो करना है, वो कर लो। बट दिस इज इट। कॉन्सेप्ट्स में क्या करना है इस पे मैं अभी आऊंगा, यहाँ पर कौन से सोर्स पढ़ने हैं इस पे मैं अभी आऊंगा, बट दिस इज इट। अगर इसके बाहर से क्वेश्चन आ गया, तो मैं छोड़ दूँ, बिकॉज अगर इसके बाहर से क्वेश्चन आया, दैट क्वेश्चन इज नॉट डिसाइडिंग द कट ऑफ। वो क्वेश्चन कट ऑफ डिसाइड नहीं कर रहा। इनमें से कुछ गलत नहीं होना चाहिए। जस्ट गेट दिस इन योर हेड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज ऑफ दिस लेक्चर, कि इनमें से गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये समझ आ गया कि इनमें से गलत नहीं होगा, तो आपके प्रीलिम्स में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट आई हैड 28 मार्क्स अबव कट ऑफ। इन माई सेकंड अटेम्प्ट ऑल्सो आई हैड 20 मार्क्स अबव कट ऑफ। सेकंड अटेम्प्ट में मैंने सिर्फ 1 मंथ पढ़ाई करी प्रीलिम्स के लिए, बिकॉज आई हैड टू इंप्रूव माई स्कोर इन मेंस। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस नहीं हुआ था, तब भी 20 मार्क्स अबव है कट ऑफ से। क्यों है? क्योंकि इन चीजों में गलती नहीं होती थी। जो कोर एरियाज हैं, देयर आई विल नॉट डू अ क्वेश्चन रॉन्ग, और ये मुझे भी पता है, राइट। सो आई एम कॉन्फिडेंट व्हेन आई गो टू अ प्रीलिम्स। सेम लॉजिक यू हैव टू अप्लाई। इनमें से गलती नहीं होनी चाहिए। इसके बाहर नहीं भी पढ़ोगे तो काम चल जाएगा। एंड हमने डेटा से भी देख लिया। अब इस पे आते हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड स्टैटिक के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अब हमने क्या देखा
माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट था, इससे क्वेश्चंस आते थे, तो मैं आपको जनरली किसी भी इकोनॉमी को कैसे ऑपरेट करना होता है मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ, फिर हम सोर्सेज की डिस्कशन करेंगे। देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ डिस्कशन ऑफ पर्सनल लेवल इकोनॉमिक्स। जैसे मैं आपको बोलूं कि आपके सामने दो एसीज हैं, एक 3 स्टार एसी है, एक 5 स्टार एसी है। जो 3 स्टार एसी है वो 3000 रुपीज का है, लेट से, और इसकी रनिंग कॉस्ट है 1 रुपी पर आवर। जो 5 स्टार एसी है वो 5000 रुपीज का है और इसकी रनिंग कॉस्ट है 0.5 रुपीज पर आवर। नाउ विच एसी वुड यू पिक? ये आप अपने लिए कर रहे हो, फॉर योर ओन डिसीजंस, फॉर योर ओन पॉकेट, राइट? तो ये होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। सिमिलरली मैं आपको सेम दो एसीज का चॉइस दूं और आपको कहूं आप हो जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब पिक करो कि गवर्नमेंट के बिल्डिंग्स में, सारी बिल्डिंग्स में गवर्नमेंट के एसीज लगने हैं, तो कौन सा एसी लगना चाहिए? नाउ यू विल बी बाइंग एटलीस्ट 10,000 एसीज, मे बी मोर। नाउ दिस विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। आप जिस कंपनी का एसी चूज करोगे उससे एम्प्लॉयमेंट पे फर्क पड़ेगा, इंडिया की जीडीपी पे फर्क पड़ेगा, इंडिया की इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे फर्क पड़ेगा। दिस इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले इकोनॉमी पढ़ने में हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहिए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। व्हाट इज डिमांड, व्हाट इज सप्लाई, व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड, व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व पे मेंस में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है उन्होंने। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमें यहां से स्टार्ट करना चाहिए, फिर हमें आना चाहिए मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। किसी भी गवर्नमेंट के 4 मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं: लो एंड स्टेबल रेट ऑफ इन्फ्लेशन, लो अनएम्प्लॉयमेंट, हाई ग्रोथ वेयर गवर्नमेंट कंट्रोल्स बैंकिंग एंड कैपिटल मार्केट्स, इक्विटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ताकि पॉवर्टी ना हो, इनइक्वालिटी ना हो। ये 4 मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अचीव करने के लिए गवर्नमेंट के पास दो टूल्स हैं, एक फिस्कल पॉलिसी, एक मॉनेटरी पॉलिसी। तो सबसे पहले हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, फिर वहां से हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक्स पढ़ने हैं। इसमें आती हैं चीजें लाइक नेशनल इनकम अकाउंटिंग, व्हाट इज जीडीपी, जीएनपी, एक्सेट्रा। नाउ फिर आता है ये, इन 4 ऑब्जेक्टिव्स और इन दो पॉलिसीज को हमें लिंक करके पढ़ना है कि हाउ इज फिस्कल पॉलिसी यूज्ड, बजटिंग यूज्ड टू कंट्रोल अनएम्प्लॉयमेंट, हाउ इज मॉनेटरी पॉलिसी यूज्ड टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। इस पे क्वेश्चंस आते हैं। देन वी हैव टू रीड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ना है हमें? इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स इज फॉर एग्जांपल आवर डिस्कशन ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, करंट अकाउंट वर्सेस कैपिटल अकाउंट, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी, एक्सचेंज रेट्स। इस पे भी काफी क्वेश्चन आते हैं, हमने देखा था 20% क्वेश्चन आ रहे हैं इस सेक्शन से, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। फिर आते हैं सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी आर 3: एग्रीकल्चर, सर्विसेज एंड इंडस्ट्रीज। और ये जो 3 सेक्टर्स हैं, ये मेनली यहाँ पर करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो जब हम कोई भी करंट अफेयर्स कंपाइलेशन पढ़ेंगे तब ये मोस्टली कवर हो ही जाएगा, बट हमें क्या करना है, इसके बेसिक्स हमें पता होने चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक आइडिया दूं, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये आपको पता होना चाहिए, फिर बाकी आप करंट अफेयर्स से पढ़ लेना। इस बार बहुत लाइकली एमएसपी पे क्वेश्चन, बिकॉज इट हैज बीन इन द न्यूज, राइट? इंटरव्यू के ट्रांसक्रिप्ट देखो तो बहुत बच्चों से वहां पर भी एमएसपी पे पूछा जा रहा है, बिकॉज प्रोटेस्ट चल रही है। तो आपको ये पता होना चाहिए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन होगा कि एमएसपी होती क्या है। करंट अफेयर्स क्वेश्चन होगा अगर मान लो कोई डेवलपमेंट हो जाती है एमएसपी पे, गवर्नमेंट कुछ स्टेप ले लेती है और उस पर क्वेश्चन आ जाता है, राइट? सो दीज आर द थिंग्स वी नीड टू नो, दिस इज द अप्रोच वी नीड टू फॉलो। अब बात करते हैं सोर्सेस की। देखो, whichever source you want to follow, यहाँ पर there is a direct conflict of interest and let me accept it first। मैं खुद इकोनॉमी पढ़ाता हूँ, तो किसी भी सोर्स को अच्छा या बुरा कहना मेरे लिए एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो मैं आपको ऑनेस्टली बता देता हूँ कि मैंने कौन से सोर्सेज फॉलो किए थे, ठीक है? जो मैं खुद अभी पढ़ा रहा हूँ उसके लिए मैंने अपनी जो पढ़ाई करी है एट द टाइम ऑफ माई यूपीएससी जर्नी, मैंने मृणाल सर के नोट्स फॉलो किए हैं। मैंने उसके बाद विवेक सिंह सर की बुक भी पढ़ी है, और अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके लिए मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक मैक्रो इकोनॉमिक्स और डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स का डिप्लोमा भी किया है, और एनसीईआरटीज भी पढ़ी हैं। तो मैं अब उन चीज़ों से पढ़ा रहा हूँ। अब आप ये चारों तो पढ़ नहीं सकते, तो मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ व्हाट सोर्सेज टू फॉलो। इफ यू आर स्टडिंग विद मी देन जस्ट फॉलो व्हाट आई एम डूइंग, और कुछ नहीं। अदरवाइज मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए ये चीज़ें अच्छे से कवर्ड नहीं होती, बाकी नोट्स ठीक हैं। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए एक बार एनसीईआरटी पढ़ लो इकोनॉमिक्स की, क्लास 12th की, एटलीस्ट माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए पढ़ लो। कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स के, मैं आपको लिख के अभी बताता हूँ।
इसके लिए एनसीईआरटी पढ़ लो ऑफ क्लास 11th एंड 11th सॉरी क्लास 12 की 2 एनसीईआरटी हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी है, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी है, ठीक है। एक्चुअली जस्ट वेट, आई जस्ट पुट द पिक्चर्स ऑफ देम आल्सो। हाँ, ये एनसीईआरटीज हैं, इनको पूरा पूरा नहीं पढ़ना है, प्लीज लिसन केयरफुली, डू नॉट रीड देम इन टोटो फ्रॉम पेज 1 टू पेज लास्ट। इसमें से सिर्फ कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं, और जो मैथमेटिकल पार्ट है, जो मैथमेटिकल पार्ट है उसको बिल्कुल इग्नोर कर देना। डू नॉट रीड द मैथमेटिकल पार्ट व्हाटसोएवर। कोई फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई ग्राफ बनाने की आपको जरूरत नहीं है, अगर आप आगे ग्राफ के थ्रू नहीं पढ़ना चाहते तो, राइट। बस कॉन्सेप्ट पढ़ लेना। कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स, आई विल जस्ट टेल यू इन डिटेल। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये एनसीईआरटी से सिर्फ कुछ पेजेस, अगर मैं टोटल मिला लूं तो आई थिंक यू विल हैव टू रीड टोटल 50-60 पेजेस, शायद इतने भी नहीं पढ़ने पड़ेंगे, राइट। एंड आई विल टेल यू इन डिटेल व्हाट टू रीड, आई विल टेल यू इन डिटेल व्हाट टू रीड। इसके अलावा वंस यू हैव डन दिस, तो आपका माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट हो गया। मैं अगर वापस इस पे जाऊं तो हमारा ये वाला पार्ट हो गया, एक बेसिक हमें समझ आ गया। इसके बाद आप कुछ भी फॉलो कर सकते हो। इसके बाद आपको फॉलो करना है तो आप मृणाल सर के नोट्स फॉलो कर लो, या आप विवेक सर की बुक फॉलो कर लो। यू कैन फॉलो ईच ऑफ एनी ऑफ दीज, दिस इज अप टू यू। अगर आप मेरे साथ कर रहे हो तो बस मेरे जो हैंड रिटन नोट्स हैं उनको फॉलो कर लेना, ठीक है। बट ये जरूर पढ़ लेना, इनसे समझ बहुत आता है। दिस विल गिव यू अ लॉट ऑफ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ पर भी मेरी लिमिट सेट हो गई। मान लो मैं विवेक सिंह सर की बुक फॉलो कर रहा हूँ, लेट्स से आई एम फॉलोइंग विवेक सिंह सर की बुक, तो मेरी लिमिट्स क्या हैं? मेरी लिमिट्स हैं इन दोनों से जो टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा, विवेक सिंह सर की बुक, और इसके साथ में और क्या पढ़ने वाला हूँ? इसके साथ आई एम गोइंग टू रीड इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट एंड करंट अफेयर्स ऑफ वन कोचिंग। मान लियो मैं विजन का फॉलो कर रहा हूँ तो विजन का पीटीसी 65। इसके बाहर मत जाना, डोंट गो बियॉन्ड दिस। इतना इसमें जो जो लिखा है वो आपको आना चाहिए, तो बात खत्म, ठीक है। दिस इज द अप्रोच आई एम गोइंग टू फॉलो, दिस इज द आइडिया आई नीड टू फॉलो। मृणाल सर के नोट्स अगर आप लोग फॉलो कर रहे हो, इनको कैसे पढ़ना होता है इस पे भी मेरे चैनल पे वीडियोस आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो इवन दैट यू कैन सी, पुरानी वीडियोस हैं, बट आई हैव टॉक्ड अबाउट हाउ टू रीड दीज नोट्स, तो वट एवर यू वांट टू फॉलो, बट आइडिया यही है, ठीक है। आई हैव ट्राइड टू स्टे एज न्यूट्रल एज पॉसिबल, जिसको जो फॉलो करना है वो फॉलो करें। एंड आई हैव माई सेल्फ रेड फ्रॉम मृणाल सर्स नोट्स, कोई शर्म नहीं है मुझे इस बात को एडमिट करने में, तो मतलब वो अच्छे तो हैं ही, तो इफ यू कैन फॉलो दैट, फॉलो दैट, ठीक है। अब बात करते हैं एक चीज की कि एमसीक्यू प्रैक्टिस। एमसीक्यू प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है ना, कि सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमें हमें एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करनी है। अब देखो सेम लॉजिक, अगर आप पीआरबी में हो तो हम आपको इतनी एमसीक्यू प्रैक्टिस करा देंगे कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे लाइव एमसीक्यू सॉल्विंग भी है, हाफ लेंथ टेस्ट भी है, फुल लेंथ टेस्ट भी है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप खुद से पढ़ रहे हो, इसके लिए एक बहुत अच्छा सोर्स मैं आपको बताता हूँ। विवेक सिंह सर का एक टेलीग्राम चैनल है। विवेक सिंह सर के टेलीग्राम चैनल का नाम है इकोनॉमी बाय विवेक सिंह। उस चैनल पे जाना, वहां पर आपको एक 450 एमसीक्यूज की बुक मिलेगी। इस बुक को डाउनलोड कर लेना। सर हैज बीन वेरी जनरस, ही हैज अपलोडेड हिज ओन बुक एज अ पीडीएफ। इस बुक को डाउनलोड कर लेना, और इसमें जितने एमसीक्यूज हैं उनको टॉपिक वाइज सॉल्व करते जाना। जैसे आज अगर नेशनल इनकम अकाउंटिंग पढ़ा, तो यहाँ से एनआईए के टॉपिक्स के एमसीक्यू सॉल्व कर लिए। दिस इज द अप्रोच यू हैव टू फॉलो। नाउ अगेन, यहां पर शॉर्टकट मत यूज करना, डोंट यूज अ शॉर्टकट हेयर प्लीज। शॉर्टकट का क्या मतलब है? किसी की वीडियो देख ली जिसने ये एमसीक्यूज करवा रखे हैं, आप देख लो, वीडियोस अच्छी होंगी, आपको हेल्प होगी, बट आई वांट कि आप ये खुद से करो। क्यों करो? यहाँ पर गलतियां, बुक में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, सारी एमसीक्यूज की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। मेक मिस्टेक्स एंड लर्न। जितनी गलतियां करनी है ना प्रीलिम्स के लिए, वो यहीं कर लो। मेक दोज मिस्टेक्स हेयर ओनली, डोंट वेट फॉर द प्रीलिम्स। यहां पर अगर शॉर्टकट फॉलो करोगे, वही बेसिक 5 प्रिंसिपल्स फॉर प्रीलिम्स, इफ यू फॉलो शॉर्टकट्स हेयर, इफ यू फॉलो शॉर्टकट्स हेयर, यू आर गोइंग टू सफर इन द फाइनल एग्जाम। नाउ शेड्यूल किस हिसाब से हमें पढ़ना है? पहले 4 दिन रखे हैं मैंने माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, फिर 2 दिन रखे हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग के लिए, फिर 2 दिन रखे हैं अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, फिर 2 दिन रखे हैं पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी के लिए, फिर इन्फ्लेशन, मनी, बैंकिंग, कैपिटल मार्केट्स, गवर्नमेंट बजटिंग, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, और फिर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। हम वेंसडे को स्टार्ट कर रहे हैं, 4 हफ्ते दिए मैंने, वेंसडे को खत्म कर लेंगे विद इंडस्ट्री। दिस इज द आइडिया, ठीक है। अब हाउ आर वी गोइंग टू प्रोसीड इन स्टेप? स्टेप क्या है? दिस इज माई targeted Shivan's targeted exam plan. This targeted exam plan is a free initiative where we are following. ये उसका first session था. Now what am I going to do?
सबसे पहले तो आई एम गोइंग टू अपलोड द डेली टारगेट्स, मैं आपको डेली टारगेट्स अपलोड करके दूंगा ऑन द ग्रुप। और इन डेली टारगेट्स में आज स्पेसिफिकली मैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है, व्हाट आर द बेसिक थिंग्स टू बी रेड इन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये मैं आपको एनसीईआरटी से मार्क करके दे दूंगा। आई विल गिव यू मार्क फ्रॉम द एनसीईआरटी व्हाट टू रीड इन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ताकि आपको पता रहे। इसके बाद आफ्टर माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स यू कैन फॉलो एनी बुक और नोट्स जो भी आप फॉलो कर रहे हो, मृणाल सर, विवेक सिंह सर, रमेश सिंह सर, नितिन सिंघानिया सर, जिसकी भी बुक आपको फॉलो करनी है, दीज आर ऑल ग्रेट बुक्स, आप किसी को भी फॉलो कर लो। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ मेरे जो 2 रिकमेंडेशंस थे वो मैंने आपको बता दिए, या तो मृणाल सर या विवेक सिंह सर, इनकी बुक आप फॉलो कर सकते हो। और यहाँ पर क्या करना है, व्हाट टू डू हियर, जो भी टॉपिक मैं आपको लिख के दूंगा, लेट्स से मैंने आपको यहाँ पर लिखा कि आज नेशनल इनकम अकाउंटिंग पढ़ना है, उसके मैं सब टॉपिक्स भी लिख के दूंगा, वो टॉपिक जरूर कवर कर लेना इफ यू डोंट कवर एनीथिंग एल्स। और ये एक लॉजिक में मैं आपको पढ़ने को बोल रहा हूँ, चाहे बुक में सीक्वेंस थोड़ा अलग हो, रीड इन दिस लॉजिक ओनली। सब टॉपिक्स मैं आपको दूंगा, रिटन ऑन द टेलीग्राम ग्रुप, फॉलो दैट। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, टुडे इज वेंसडे, ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम ये पढ़ेंगे 4 चीज़ें, फिर हम ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे। अब यहाँ पर सैटरडे आ गया, सैटरडे को हमारा होगा एक्टिव रिकॉल सेशन ऑन यूट्यूब, जिसमें हम ये सारा याद करेंगे। 1 घंटे का सेशन रखेंगे, आपको लाइव क्वेश्चंस में आंसर करना है। स्टेप में टारगेट ट्रैकिंग भी है, उसके लिए एक टारगेट ट्रैकिंग जर्नल भी है। डू वॉच द वीडियो ऑफ स्टेप, यू विल अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स, ठीक है। सो दिस इज फ्रॉम माई साइड विद रिगार्ड्स टू इकोनॉमिक्स। लेट्स स्टार्ट, एंड just before I go, I would like to reiterate my vision. Your prelims is my prelims. We will put our best foot forward. I will give you daily voice notes. I'll give you daily targets. आप अपनी मेहनत करो, मैं अपनी मेहनत करता हूँ. Let us both be the best version of ourselves and make it in the prelims 2025. Thank you, and let's make it.